हेलो दोस्तों, मैं एसपी साहब आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा, एक हेडिंग बनाएगा आप लोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि वर्षा जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाने से पहले सतह पर, सतह से ऊपर, सतह से नीचे या उप सतह, जिसे हम कहेंगे जल भृत में एकत्र या संचित किए जाने की तकनीकी को वर्षा जल संचयन, ठीक है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके लिए विभिन्न तकनीकी विधाओं को सतत एवं गंभीरता पूर्वक अपना भूजल भंडारण में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न दूसरा, कह कि गति का तृतीय नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, एक हेडिंग बनाएगा आप लोग पहले, गति का तृतीय नियम। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अतः पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल के द्वारा पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उसे उतने ही बल के द्वारा ऊपर की ओर उछालती है। दूसरा आपका है कि पानी पर तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, उस प्रतिक्रिया के कारण ही वह आगे की ओर जाने लगता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा, करें कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। तो उत्तर में लिखिएगा कि द्रव अवस्था जो पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, या जिस आकार के पात्र में रखा जाता है वह उसी आकार धारण कर लेता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 4, कह रहा है कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा, एक हेडिंग बनाएगा आप लोग, दोलन गति। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा कि यदि कोई भी पिंड किसी निश्चित बिंदु पर एक निश्चित पथ के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। उदाहरण देखिए, सरल लोलक का दोलन। ठीक है, और दूसरा आपका कि संगीत वाद्य यंत्रों के कंपन तार दोलन गति का एक यांत्रिक उदाहरण है। समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है कि यौगिक किसे कहते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएगा, यौगिक। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे जल। ठीक है, यानी कि H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 2:1 में मिलाकर जल यौगिक बनाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6, तरह की मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृत पोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। उदाहरण जैसे मशरूम। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं
वर्ष 2022 में। तो चलिए सभी लोग 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को देखते हैं। दोस्तों जितने भी लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 7 कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। उत्तर में देखिएगा दोस्तों कि पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 यानी 6CO2 प्लस जल मिलाएंगे 12 H2O, ठीक है। इन दोनों को मिलाओगे तो प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, कितनी बदल जाएगा, ग्लूकोज या ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 8 कह कि सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। या इसको देखिए, उत्तर इसका देखिएगा दोस्तों कि दिया है वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, 4 है। क्या है दोस्तों, 4 कम है। कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी जो है पाई आर है, ठीक है। तो बराबर 3.14 गुणे 4, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 12.56 सेमी आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, करा कि कण द्वारा किया गया विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन 2r यानी कि 2 गुणे 4 सेमी, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 सेमी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 9 कह रहा है कि पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखना है। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग निम्न है दोस्तों। पहला आपका है बाह्य दल पुंज, दूसरा आपका है कि दल पुंज, तीसरा आपका है कि पुमंग और आपका चौथा है जयांग, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 10 दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखना आपको है। तो पत्तियों के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 3, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, पहला आपका है पर्णाधार, दूसरा आपका है पर्णवृत्त और तीसरा आपका है पर्णफलक, ठीक है। ये 3 थे आपके हैं पत्तियों के भाग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर 11 कह रहा है कि माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो आंसर देखिएगा दोस्तों, एक माइक्रोमीटर में 10 की घाते 6 मीटर होता है, ठीक है। एक पिकोमीटर में दोस्तों कितना होता है, 10 की घाते 12 होता है। और एक माइक्रोमीटर बटे एक पिकोमीटर बराबर 10 की घाते 6 और बटे में 10 की घाते 12, मानी कि बराबर करेंगे तो 10 माइनस 6 प्लस 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10 की घाते 6, ठीक है। क्योंकि एक माइक्रोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 की घाते 6 पिकोमीटर, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 12 कह रहा है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त को व्यास मापने के लिए वर्नियर कैलिपर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये यंत्र होता है, इसके द्वारा हम लोग बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास को नापते हैं, ठीक है। ये है आपका, समझ रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, यही है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं आगे। आइए अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं 2020 के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 13 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों
द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर यानी कि पुंकेसर, मादा यानी स्त्री केसर भाग दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है तथा इस प्रकार के पुष्प को संपूर्ण पुष्प कहते हैं और इसमें सदैव स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण होता है, जैसे गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, लिली आदि। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 14 कह रहा है कि वर्धी प्रजनन यानी कि कायकी प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि वर्धी प्रजनन या कायकी प्रवर्धन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे विकसित होते हैं। उदाहरण देखिएगा जैसे आलू, प्याज, अदरक। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए प्रश्न 15 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दोस्तों आप लोग हेडिंग लिखिएगा उत्तर में, दोलन गति। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लिखिएगा कि जब कोई वस्तु साम स्थिति के इधर उधर गति करती है, क्या करती है, गति करती है, तो वस्तु की यह गति दोलन गति कहलाती है। दोलन एक तरह की आवर्ती गति है। उदाहरण जैसे झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 16 कह रहा है कि पेशीय बल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पेशीय बल हमारे शरीर में मांसपेशियों की क्रिया द्वारा लगाए गए बल का पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए जैसे जब हम जमीन पर पड़ी किसी वस्तु को उठाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 17 कह रहा है कि पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था निम्न है, कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों, पहला आप लोग हेडिंग बनाएगा ठोस। ठीक है, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। उदाहरण देखिएगा जैसे ईंट, लकड़ी। ठीक है, दूसरा आप हेडिंग बनाएगा द्रव। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा कि वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे पानी, तेल, दूध। ठीक है, अगला आपका है तीसरा गैस। वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। उदाहरण देखिएगा जैसे हवा, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब गैसीय है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 18 है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि अनुकूलन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या जीव को सहारा देने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जीव क्या होते हैं, सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने या वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। समझ गए। चलिए अगला आगे हम लोग 2019 में। तो चलिए दोस्तों जितने लोग नए जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 19 कह रहा है कि पुष्प के मादा अंग का नाम लिखना आपको है। तो पुष्प के मादा जनन अंग जो होते हैं दोस्तों वह होते हैं स्त्री केसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में वर्तिका या वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। इसमें मादा युग्मक बनते हैं। यह मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव के लक्षण निम्न है। पहला आपका है सजीवों में जीवन होता है और उनकी जन्म एवं मृत्यु निश्चित है, लेकिन निर्जीवों में जीवन नहीं होता है। जो निर्जीव होते हैं उनमें जीवन निश्चित नहीं होता है। दूसरा आपका है सजीव के प्रमुख लक्षण में श्वसन, उत्प्रेरणा, पोषण, वृद्धि, विकास तथा
प्रतिक्रियाशीलता शामिल होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 21। तरह के शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखना आपको है। तो दोस्तों आप लिखिएगा शाकाहारी, वे जीव जो केवल वनस्पति एवं पौधे खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे आपकी गाय हुई, तोता हुआ, खरगोश हुआ आदि। ठीक है, अगला जो आपका है मांसाहारी, वे जीव जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे बाघ हुआ, चीता हुआ, शेर हुआ, गिद्ध हुआ, लोमड़ी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों आपके मांसाहारी जीव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 22 कह रहा है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। आप लोग हेडिंग लिखिएगा, घर्षण बल। दो संपर्क तत्वों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है, और दूसरा होता है गतिक घर्षण। यानी कि स्थैतिक जो घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन जो गतिक घर्षण होता है दोस्तों वह दिशा पर निर्भर नहीं करती है। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 23। तरह के पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो उत्तर लिखिएगा कि पदार्थ के 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका है ठोस अवस्था, दूसरा आपका है द्रव अवस्था, तीसरा आपका गैस अवस्था। उदाहरण देखिए, जैसे पानी बर्फ के रूप में ठोस अवस्था, पानी के रूप में द्रव अवस्था तथा पानी के भाप के रूप में गैस अवस्था में रह सकता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 24। कह रहा है कि जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। तो आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों, जरायुज। जरायुज देखिएगा, ऐसे जंतु जो सीधे ही पशुओं के जन्म देते हैं, क्या करते हैं, और सॉरी सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाती है। इसके अंतर्गत स्तनधारी प्राणियों जैसे पशु, मनुष्य एवं अन्य स्थानीय को शामिल किया गया है। और आपका अंडायुज जो है दोस्तों, ये क्या है, वे जंतु जो अंडे देते हैं। ठीक है, अंडयुज जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडयुज जंतु कहलाते हैं। इस उपसमूह के अंतर्गत अंडे देने वाले जंतु जैसे उभयचर, मत्स्य, सरीसृप है ना, उभयचर आदि शामिल हैं। ये सब क्या करते हैं, अंडा देते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं 2018 में। तो चलिए सभी लोग 2018 के सभी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 25। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 25 को देखिए क्या करें। करें कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। उत्तर लिखिएगा कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, परंतु यह उपापचयी क्रिया नहीं करता है, अतः इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 26 कह रहा है कि पुष्प के नर अंग का नाम लिखना है। तो पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। यह पौधों के नर युग्मों के बनने में मदद करता है और पराग कणों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 27 कह रहा है कि पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो लिखिएगा दोस्तों कि पत्तियों का मुख्य कार्य, पहला आपका है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आपका है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न कार्य करती है। तीसरा आपका है कि पत्तियां उत्सवेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। और आपका चौथा है पत्तियां कलिकाओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने में सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 28 कह रहा है कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा कि विद्युतीय बल दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या विद्युत बल कहा जाता है। इसकी गणना कूलाम के नियम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कूलाम के नियम द्वारा
किया जा सकती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोगों दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रहा है कि ऊर्ध्वाधपतन से आप क्या समझते हैं, है ना, तात्पर्य क्या है लिखिए। तो ऊर्ध्वाधपतन कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को पुनः ठंडा करके ठोस में परिवर्तित किया जाता है, इसे ऊर्ध्वाधपतन कहते हैं। उदाहरण देखिए जैसे कपूर, आयोडीन, नेपथिलीन आदि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 30 देखिए क्या करा कि मछली के जल में रहने वाले कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि मछली के जल में रहने के लिए अनुकूलन सहायक अंग है। पहला आपका है गलफड़े। गलफड़े जो होती हैं दोस्तों, यह मछलियों को पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। जब जल मछली के शरीर में होकर गुजरती है तब गिल्स ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए दूसरा है आपका, दूसरी हेडिंग आप लोग बनाएगा स्ट्रीम। कह रहा है कि लाइनेड बॉडी जब मछलियों पानी में तैरती हैं तब स्ट्राम लाइनेड बॉडी प्रतिरोध को कम करती है। और आपका तीसरा है सल्क मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017। दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। और चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 31 आपका है। प्रश्न 31 कह रहा है कि जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। उत्तर लिखिएगा कि जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है। जलीय पौधों की पत्ती की सतह पर मोम की तरह चिकनी परत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 32 कहा कि कीट भक्षी पौधे की विशेषता और इनके नाम लिखिए। तो उत्तर लिखिए कि कीट भक्षी पौधे अपना अधिकांश पोषण कीड़ों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे फंसाते हैं और खा जाते हैं। कुछ कीट भक्षी पौधे जैसे पिचर प्लांट, प्रोसेरा और डायनिया, सेरोसेनिया, है ना, सेरोसेनिया आदि हैं। आगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 तरह की वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखिए कि वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त में घूमती है। उदाहरण जैसे कृत्रिम उपग्रह एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। घूर्णन गति में वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। उदाहरण देखिएगा कि जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34। प्रश्न 34 कह रहा है कि पी सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखना आपका। तो लिखिएगा उत्तर में कि सरसों के पुष्प के निम्न अंग है। पहला आपका है बाह्य दल पुंज, दूसरा आपका है दल पुंज, तीसरा आपका है जयांग और आपका चौथा है पुंकेसर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 35। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। उत्तर लिखिएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है दोस्तों वो होता है 37 डिग्री होता है। ठीक है, तथा मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री से नीचे या 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा जो होती है वह 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिए कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां निम्न है। पहला आपका है विखंडन, दूसरा आपका है मुकुलन, तीसरा आपका है कि बीजाणु का बनना, चौथा आपका है कि पुनर्जनन
और आपका पांचवा है खंडन आदि। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016 में। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर करो, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम लोग हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा कि घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो दोनों सतह के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा आपका है सर्पीय घर्षण बल, तीसरा आपका है लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 38 कह रहा है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां का नाम लिखना आपको है। उत्तर लिखिएगा कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां निम्न है दोस्तों। पहला आपका है खंडन, दूसरा आपका है मुकुलन, तीसरा आपका है बीजाणु निर्माण, चौथा आपका है कायकी प्रबंधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न है 39 तरह की पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों के मुख्य कार्य दोस्तों निम्न है। पहला आपका है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आपका है कि पत्तियां प्रकाश द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है। और आपका तीसरा है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 40 को देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैस में और ठंडा करने पर फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। उदाहरण देखिएगा जैसे अमोनिया क्लोराइड है ना, क्या है अमोनिया क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थिलीन, शुष्क बर्फ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 41 कह रहा है कि घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। यह केंद्रीय रेखा के परितः किसी वस्तु की वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हम लोग हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को, नात रिश्तेदारों को, सभी को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, आपके नात रिश्तेदारों का भी भला हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, और कुछ हमारा भी भला हो जाए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। समझ गए। तो चलिए प्रश्न 42 को देखिए। कह रहा है कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, नाम लिखना उनका है। तो उत्तर में लिखिएगा कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। पहला आपका है आंख, दूसरा है कान, तीसरा है जीभ, चौथा है नाक और आपका लास्ट 5वां है त्वचा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।